हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्याय दर्शन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022। एक इससे रिलेटेड सेम एक्ट और है 1992 का, वो मैं आपको ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाना, वह RPSC APU नाम का एक प्लेलिस्ट बन रखा है, उसमें जा कर के आप देख सकते हो। 1992 एक्ट का मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बना रखा है ना। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे मैं लॉ से रिलेटेड सारी चीज़ें डालता रहता हूं। कोई भी, चाहे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी वगैरह कुछ भी हो, आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट ज़रूर देखा करो। वहाँ मैं कोई भी नई जॉब, कुछ भी रिज़ल्ट वगैरह कुछ भी सब मैं डालता रहता हूँ, है ना। BNS की लेक्चर सीरीज़ भी चल रही है, अपन तीनों नए क्रिमिनल जो लॉज है वो सारा कवर करने वाले हैं धीरे धीरे। उसके बाद और भी दूसरा एक्ट कवर करेंगे, बैंकिंग एक्सेट्रा जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं सारे। ओके, तो चलो यार, इधर उधर की बातें तो होती रहेगी। अब सीधा शुरू करते हैं कि इस एक्ट में है क्या। देखो, मैं आपको पुराने वाले 1992 की हो सकता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप सीधा वहीं जा कर के देख लेना, है ना। अब देखो, इस एक्ट के बारे में पढ़ते हैं अपन। इस एक्ट गवर्नर ने एसेंट दिया गया, गवर्नर के द्वारा 5 अप्रैल 2022 को। राजस्थान के गज़ेट में इसको पब्लिश कर दिया गया 6/4 को। ओके, और ये लागू हो गया 12/4 को। देखो, सीधा एक्ट पढ़ने आ जाओगे, सीधा आया, उठाया, डेफिनेशन शुरू किया, सेक्शन 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अपन ने 20 पढ़ डाला। एक पढ़ने का तरीका होता है ना। एक होता है रटना, एक होता है समझना। देखो, मैं ये नहीं कहता कि लॉ में रटना ज़रूरी नहीं है। आपको भी पता है जिस हिसाब से एग्जामिनेशन की डिमांड है, सीधा वो सेक्शन नंबर पूछ लेते हैं, तो ऑब्वियसली रटना तो पड़ेगा। तो मैं आपको बोलूँ आप वहीं रटो, पूरा रटना भी हानिकारक है और समझना तो है ही। मतलब अपने को समझ करके रटना है ना। रटना नहीं है एकदम से आए, आंख बंद किया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्शन ये रट लिया, दैट्स इट। क्योंकि RPSC में आपको पता है इस बार मेंस भी है, तो अगर आप प्री में रट भी लोगे, जैसे जेलों में उसमें रट के जाओ, सीधा वही क्वेश्चन आते हैं, रटे रटाए, सेक्शन नंबर ये क्या है, वो क्या है, प्रोविज़ो क्या कहता है, इसका वो क्या कहता है, रट लो आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस एग्ज़ाम में मेंस, जैसे RJS हो गया, APU हो गया, तो आप इसमें बच नहीं सकते। इसलिए है ना, थोड़ा डायरेक्ट को पढ़ने का एक तरीका होता है। तो मैं आपको ये मेंस के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ा रहा हूँ कि आखिर चीज़ें पढ़ी कैसे जाती है, समझ करके फिर उसको मेमोराइज़ कैसे करना है। ओके, चलो ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटूंगा, वरना आप भी कहोगे कौन है ये हमको सिखा रहा है। तो चलो ठीक है। अब देखो, इस रीजंस को लाने का इस एक्ट को लाने के क्या रीजंस थे। 3 सिंपल से रीजंस थे। जो 1992 एक्ट का था ना, एक्चुअल में वो सफिशिएंट नहीं था। उसके बावजूद भी आपने देखा होगा चीटिंग होती थी, पेपर लीक हो ही रहे थे, है ना। तो वो कुछ एक उसमें उसमें पनिशमेंट भी बहुत लीनियंट थी। वो मतलब वो चीटिंग को बंद नहीं कर पा रहा। बंद तो शायद मेरे ख्याल से ये 2022 का एक्ट भी नहीं कर पा रहा है बंद, लेकिन इसमें देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखो, 1992 का जो एक्ट था, तो उसमें क्या था ना, वॉजेंट एबल टू कर्ब अनफेयर मीन्स, वो चीज़ें बंद नहीं कर पा रहा था, चीटिंग वगैरह। उसमें इफ़ेक्टिव मेजर्स नहीं थे। उसमें सिर्फ आप पुराना एक्ट पढ़ोगे ना, उसमें सिर्फ एक ज़्यादा पेनल्टी दे रखी है कि भाई साहब आपने चीटिंग कर ली, अनफेयर मीन्स यूज़ कर लिया, तो हम आप पे पेनल्टी लगा देंगे और सज़ा दे देंगे, बस। इसमें है ना, इस एक्ट में काफ़ी सारे 2-3 और सज़ा के बाद भी बहुत सारे प्रावधान हैं। जैसे आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाएगी, सीजर कर दिया जाएगा आपकी प्रॉपर्टी का, है ना। और ओल्ड एक्ट वॉज लीनियंट, मतलब ओल्ड एक्ट में है ना बहुत कम पनिशमेंट थी। उस पनिशमेंट से कोई किसी को डर ही नहीं था, खुलेआम चीटिंग चल रही थी, इसलिए ये एक्ट लाना पड़ गया। अब देखो, डिफरेंस बिटवीन जो 1992 का एक्ट है और ये जो अपन पढ़ रहे हैं अभी 2022 का एक्ट है, इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है। आ सकता है ये मेंस का क्वेश्चन है ना, क्योंकि ये छोटे छोटे एक्ट में ज़्यादा कुछ मेंस में पूछने को होता नहीं है, तो ये आ सकता है। इसको आप या तो चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के प्रिंट मार देना, या फिर मैं आपको एडवाइस दूंगा कि हाथ से ही लिख लेना। हाथ से लिख लेते हैं, ये पूरे नोट्स बने हुए हैं आपके, मैंने पूरे नोट्स बनाकर लाया हूँ, आपके लिए बहुत आसान काम कर दिया है। तो देखो, 1992 का एक्ट और 2022 के एक्ट में क्या डिफरेंस है, ये देखो। ये जो 1992 का एक्ट है ना, अब बस ये जो डिग्री और कॉलेजेस में जो अपने को डिग्रीज दी जाती है ना, RBSC के एग्ज़ाम कह लो या तो बोर्ड के,
उससे रिलेटेड मैंने आपको पिछले वीडियो जो मैं पढ़ा रहा था तो बताया था मैंने, या फिर जिससे अपने को डिग्री सर्टिफिकेट, जैसे आपने LLB की होगी, LLM किया होगा, BA जो भी आपने किया होगा, तो उसमें अगर आप अनफेयर मीन्स यूज़ करते हो ना, तब तो आप पे 1992 का एक्ट लगेगा। और जो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होता है ना, जिससे मान लो आपको जॉब रिलेटेड, जिससे आपको जॉब मिल रही है, जैसे RPSC का हो गया, हाई कोर्ट RJS हो गया, जो भी राजस्थान में एग्ज़ाम्स होते हैं ना, सबऑर्डिनेट सर्विसेज की जो भी एजेंसीज़ है जिनके द्वारा एग्ज़ाम होते हैं, कोई भी बॉडीज़ में, बिजली विभाग हो गया, वाटर वर्क्स हो गया, जो भी डिपार्टमेंट वाइज कुछ भी जो एग्ज़ाम होते हैं, अगर इसमें आप अनफेयर मीन्स चीटिंग करते हुए पकड़े पाए जाए, तो अभी जो अपन एक्ट पढ़ रहे हैं 2022 वाला, ये लागू होगा। ओके, अब देखो डिफरेंस नंबर 2 क्या, उसमें बहुत कम सज़ा थी, इसमें बहुत ज़्यादा सज़ा है। कहीं कहीं तो आप इसमें देखोगे, जैसे सेक्शन 10 आपको बता देता हूँ मैं, उसमें तो 10 करोड़ तक का फ़ाइन है। सोचो आप, कोई एक्ट, मैंने तो अभी तक एक्सेप्ट कॉरपोरेट लॉज, कमर्शियल लॉज, कहीं पर भी नहीं सुना है मैंने कि कहीं पर 10 करोड़ के रुपए का फ़ाइन लगता हो। इस एक्ट में है 10 करोड़ तक का आपको फ़ाइन हो सकता है, 10 साल तक की इसमें सज़ा है। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ बना दिया इन्होंने। तो देखते हैं इसे चीटिंग रुक पाती है नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखो पुराने वाले लॉ में है ना, अटैचमेंट या फिर सीज़र, कन्फिस्केशन इससे रिलेटेड है ना, कोई प्रोविज़न नहीं थे, सीज़र अटैचमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें क्या है ना, आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर लेंगे ये लोग, अगर आप चीटिंग में पाए गए या फिर किसी ने डमी कैंडिडेट, पेपर लीक हुआ, तो आपकी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट करके सीज़र हो सकता है, उस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट हो सकता है। ओके, जब अपन ये पढ़ेंगे ना तो इन सबको मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। तो अभी अपन ये सिर्फ डिफरेंस पढ़ने के लिए मैंने आपको ये चीज़ बता दी है। ठीक, देखो अब अब आ जाते हैं इस एक्ट के बारे में। अब अपना शुरू हो रहा है ये 2022 का एक्ट। देखो इसमें टोटल 20 सेक्शंस है, शेड्यूल कितने हैं, 2। अब आप पूछोगे सर ये शेड्यूल इम्पोर्टेंट है क्या? बिल्कुल है, यस, इसका आंसर है यस, ये इम्पोर्टेंट है शेड्यूल। आपको रटना नहीं है सारे, लेकिन आपको आप एक बार उस पर नज़र मारोगे ना, अभी शेड्यूल नीचे बताऊंगा मैं, आपको वो याद हो जाएंगे, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम देता है ना उसको ये सब चीज़ें पता होती है। अब देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, ये एक्ट आ तो गया था 2022 में, पर इसको 2023 में जो सेक्शन 10 है उसको अमेंड किया गया। तो एक बार अमेंड हो चुका है सेक्शन 10। और अमेंड क्या हुआ था, पहले पनिशमेंट 5 साल तक थी, उसको बढ़ा के इन्होंने 10 साल तक कर दी। पहले पनिशमेंट थी, अगर आप चीटिंग करते हुए पाए गए तो आपको 5 से 10 साल की सज़ा होती थी। तो अब अमेंड करके कर दिया गया कि 10 साल से आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा हो सकती है। बस यही पनिशमेंट जो बढ़ाई थी ना, वो ये अमेंड करके की थी। ओके, अब देखो इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये चाहता क्या है एक्ट, चाहते क्या हो, तो सुनो क्या चाहता है ये एक्ट टू प्रोवाइड फॉर मेजर्स टू प्रिवेंट कर्ब ऑफेंसेस लीकेजेस ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। ये कह रहा है कि साहब हम तो क्वेश्चन पेपर का जो लीक होता है, पेपर लीक होते हैं, उसको रोकना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है, अच्छा उद्देश्य है। अब देखो दूसरा आ जाते हैं, यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स, जो भी चीटिंग वीटिंग एग्जामिनेशन होती है पब्लिक एग्जामिनेशन में, हम उसको रोकना चाहते हैं। पोस्ट अंडर स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी ऑटोनॉमस बॉडी का अथॉरिटी, किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है उसमें चीटिंग होती है, हम उसको रोकना चाहते हैं। और भी अच्छी बात है, बिल्कुल रुकना चाहिए। अब देखो तीसरा है, ये स्पेशल कोर्ट कह रहा है, हम चाहे तो एक स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश कर देंगे, डेजिग्नेटेड कोर्ट, जो सिर्फ ये चीटिंग और पेपर लीक के मैटर को देखें। अच्छी बात है। और इंसिडेंटल, इससे कनेक्टेड कोई भी चीज़। तो ये इस एक्ट के 4 उद्देश्य हैं, है ना। मैं चलो मैं क्लियर कर देता हूँ, ताकि है ना आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, जिसने नहीं लिया हो। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस एक्ट को पढ़ना कैसे है, सीधे से कूद मत जाना कि अरे अरे पढ़ते हैं सेक्शन 2 सेक्शन 3। इसको चैप्टराइज करो, इसको पार्ट्स में डिवाइड करो, है ना, फिर आपके लिए काम होगा ना, आसान हो जाएगा। रटना नहीं, अपने को समझ करके फिर आगे बढ़ना है। तो देखो ये एप्लीकेबिलिटी, ये एक्ट किस किस चीज़ पर लागू होगा। इसमें कुछ प्रोहिबिटरी प्रोविजंस हैं जो अपने को कुछ मना करते हैं।
जैसे पेपर लीक नहीं करना, एग्ज़ामिनेशन देने के लिए कोई दूसरा पर्सन नहीं आएगा, जिसकी ड्यूटी होगी वो क्या क्या करेगा, वो क्या नहीं करेगा। तो ये सर्टेन सेक्शन से 3 से लेकर के 9 वो चीज़ें हमको कुछ करने से मना करते हैं कि एग्ज़ामिनेशन के दौरान ये चीज़ें अलाउ नहीं है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के दौरान ये चीज़ें अलाउ नहीं है। तो मैंने उनको दे दिया एक हेडिंग प्रोहिबिटरी प्रोविजंस, ठीक है। अब देखो, अब है पेनल्टी लीगल एक्शन, पेनल्टी एक्शन लाइबिलिटी। मतलब इन सेक्शन 10 से लेकर के 13 ऐसे प्रोविजंस है, ये सब सिमिलर नेचर है। उसमें ये क्या करते हैं, आपको पेनल्टी बताएंगे। आपने चीटिंग की तो आपको कितना पनिशमेंट होगा, अनफेयर मीन्स यूज़ किया तो क्या पनिशमेंट होगा, ठीक है। जिस मैनेजमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है उसके लिए क्या सज़ा होगी। तो सबके लिए इसमें सज़ा बता रखी है, तो मैंने इन सबको साथ में रख दिया है। और अब ये है मिसलेनियस, मतलब जो बच गए। अब ये छोटी मोटी बातें करते हैं साहब, कोर्ट कैसे इस्टेब्लिश होंगे, कोई प्रॉब्लम है तो कौन उसको दूर करेगा, कोई रूल्स कैसे बनेंगे, तो ये सब मिसलेनियस चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो मेंस के हिसाब से है ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पार्ट मेंस के हिसाब से। और प्री के हिसाब से तो चारों ही है, लेकिन आप मेंस के हिसाब से ये दोनों पार्ट है ना आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है डिटेल में। तो चलो शुरू करते हैं। एप्लीकेबिलिटी, देखो ये सीधा कह रहा है, दिस एक्ट में भी कॉल्ड, एक्ट का नाम रहेगा ये पब्लिक राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022। नाम तो बहुत बड़ा है, देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है। होल ऑफ राजस्थान के लिए है ये, तो सिर्फ राजस्थान स्टेट लॉ है, राजस्थान के लिए है, समझ गए। जब आएगा ऑफिशियल गैजेटेड में तब से लागू हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया था 12/4/2023 को गैजेट में आ चुका है और ये वर्तमान में लागू हो चुका है। ओके, तो देखो एप्लीकेबिलिटी, यही चीज़ मैंने यहीं पढ़ रहे हैं अपन, तो जो मैंने आपको सेक्शन बताए थे ना ये यही पढ़ने वाले हैं आप। तो देख सेक्शन 2B ये कह रहा है एग्जामिनेशन अथॉरिटी कौन होगा, कह रहा जो एग्जामिनेशन अथॉरिटी वही होगी जो शेड्यूल 1 में दे रखा है। तो शेड्यूल 1 में क्या दे रखा है, अब देखो एग्जामिनेशन अथॉरिटी कौन सी, आरपीएससी राजस्थान हाई कोर्ट, आरएसएसबी, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी एजेंसी, स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी, राजस्थान बोर्ड, राजस्थान पुलिस रिक्रूटमेंट प्रमोशन बोर्ड, मतलब ये टोटल आप 10 चीज़, ये है अथॉरिटी। ये अब यही चीज़ कहेगा, देखो दोनों चीज़ रिलेटेड है। अब कहेगा पब्लिक एग्जामिनेशन कौन, जो ये अथॉरिटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं वही पब्लिक एग्जामिनेशन है। अब तो ये देखो क्या कौन सा एग्जामिनेशन है, अब देखो जो आरपीएससी एग्ज़ाम करवाती है, एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय आरपीएससी, उस पर ये एक्ट लागू है। हाई कोर्ट कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उस पर ही लागू है, आरएसएसबी कोई एग्ज़ाम करवाएगी उसी पे, मतलब वही जो पुराना शेड्यूल है ना, ये सारी अथॉरिटी वही है, और बस उसमें ऐड कर दिया गया है उनके द्वारा जो भी एग्ज़ामिनेशन करवाया जा रहा है। ये देखो एग्ज़ामिनेशन एग्ज़ामिनेशन एग्ज़ामिनेशन। तो कुल मिलाकर के ये एक्ट किस पे लागू होगा, जो भी ये शेड्यूल में 10 बॉडीज़ दे रखी है इनसे रिलेटेड ये जो भी एग्ज़ाम करवाएं, ओके, उस पे ये एक्ट लागू होगा 2022 वाला। ओके, समझ गए। ये देखो ये डेफिनेशन और ये सब साथ में ये बताती है एप्लीकेबिलिटी। अब सीधा आ जाते हैं अपन प्रोहिबिटरी प्रोविजंस पे। ओके, देखो प्रोहिबिशन ऑफ यूज़ ऑफ अनफेयर, नो पर्सन शैल यूज़ अनफेयर मीन्स एट एनी पब्लिक एग्जामिनेशन। ये कह रहा कोई भी अनफेयर मीन्स आप एग्जामिनेशन के दौरान यूज़ नहीं करोगे। अब अनफेयर मीन्स होता क्या है, तो देखो इसको 2 पार्ट में बांटो, ये पार्ट 1 ये पार्ट 2। ये कह रहा है एग्जामिनी, जो एग्जामिनर और एग्जामिनी, एग्जामिनी मीन्स एग्ज़ाम देने वाला कैंडिडेट जो एग्ज़ाम दे रहा है या दे रही है वो कहलाएगा एग्जामिनी। कह रहा है कि एग्जामिनी किसी भी चीज़ से क्या, किसी पर्सन से मदद नहीं लेगा, कोई मटेरियल रिटर्न रिकॉर्डेड कॉपीड प्रिंटेड कोई चिट फर्रा कुछ भी लेकर के नहीं आएगा। अगर लेके आएगा तो ये अनफेयर मीन्स है। या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गैजेट उसका यूज़ नहीं करेगा, समझ गए। अगर ये करेगा तो ये 1 2 3 ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर कैंडिडेट एग्जामिनी कुछ भी ये सब करता है तो वो अनफेयर में आएगा और इसकी आपको पनिशमेंट भी आगे पता चल जाएगी। अब कह रहा है इन रिलेशन टू एनी पर्सन, एनी पर्सन मीन्स जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है या फिर कोई थर्ड पर्सन। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सुना होगा कि
बीच में बिचौलिए होते हैं, पैसे लेकर के पेपर लीक कर दिया, तो ये उन पे भी एनी पर्सन में वो भी इंक्लूडेड हैं। वो कह रहा है कि कोई भी इम्पर्सनेट नहीं करेगा, कोई व्यक्ति कोई डमी कैंडिडेट बन के नहीं आएगा, लीक नहीं करेगा, अटेम्प्ट नहीं करेगा, पेपर पाने की कोशिश भी नहीं करेगा, ठीक है, ना पेपर रखने की कोशिश करेगा अपने पास, ठीक है, कोई सॉल्व नहीं करेगा पेपर किसी भी प्रकार का, किसी सॉल्व करने के लिए किसी से मदद नहीं ली जाएगी, ओके, किसी भी प्रकार का कोई असिस्टेंस नहीं दिया जाएगा जो अनऑथोराइज्ड है। तो ये चीज़ें सारी, ये दोनों मिलकर के, ये और ये मिलकर के कहलाती है अनफेयर मीन्स 2F1 और 2F2। याद रखना, इसकी पनिशमेंट आपको आगे सेक्शन 10 में दिखेगी, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये आपको एग्ज़ाम में इस बार आने वाला है। बहुत हद तक चांसेस है, आप मानो इसके 90% चांसेस है कि ये आपको अनफेयर मीन्स की डेफिनेशंस पूछेगा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। पोजेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अ क्वेश्चन पेपर। अब ये ज़्यादातर है ना सेम बात ही करेगा, जो समझना था ना मोटा मोटी आपने समझ लिया है, ये UFM अनफेयर मीन्स के थ्रू। अब बस वो वही बात है, लीक नहीं करना, ये वो। अब कान ऐसे पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, बस माइन्यूट से डिफरेंस है आगे के 3-4 सेक्शन में। अब ये देखो कह रहा है, ये मैंने आपके लिए पहले ही हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। नो पर्सन ऑथराइज बाय वर्च्यू ऑफ ड्यूटीज टू कंडक्ट एग्जामिनेशन ओपनिंग ऑफ एग्जामिनेशन। ये कह रहा है कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ऑथराइज्ड पर्सन है एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने की, वो फिक्स्ड फॉर ओपनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेपर्स, उससे पहले वो लीक नहीं करेगा, उसको पाने की कोशिश नहीं करेगा, अटेम्प्ट नहीं करेगा, कोई भी उससे रिलेटेड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो किसी को इन्फॉर्मेशन देगा नहीं क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, है ना। तो सेक्शन 4 बस वही बात कर रहा है, ठीक। अब है देखो सेक्शन 5, प्रिवेंशन ऑफ लीकेजेस बाय अन पर्सन इंटरेस्टेड और एंगेज्ड विथ एग्जामिनेशन वर्क। ये जो 1992 वाला एक्ट था ना, उसका सेक्शन 5 और इसका सेक्शन 5 सेम है, ये भी सेम है और उसका सेक्शन 5 ये भी सेम है। तो अगर आपने पढ़ रखा है वो वाला तो उसको आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो फिर भी मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। नो पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड और एंगेज्ड, मतलब जो पब्लिक एग्जामिनेशन से जिसको जिम्मेदारी दी गई है या जो कंडक्ट कर रहा है, शैल एक्सेप्ट वेयर ही इज़ परमिटेड, जब तक उसको अलाउ है तब तक तो वो कर सकता है, अगर उसको अलाउ नहीं है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डाइवल्ज नहीं करेगा इंफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड कोई चीज़ लीक नहीं करेगा। प्रिवेंशन ऑफ लीकेजेस, ठीक। ये ऑलमोस्ट दोनों सेम बात ही कहते हैं, थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, रीडिंग करोगे 2 बार आपको समझ आ जाएगा, ओके। अब देखो, अब आते हैं सेक्शन 6, जो ये भी देखना 1992 जो एक्ट वाला है ना, पुराना वाला, उसका ये सेम सेक्शन 4 की तरह है, सेम उसके, बस ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है ना, ये नई नई बातें, बस ये अंडरलाइन है ना, OMR वाली लाइन ऐड कर रखी है, बस OMR शीट वाली। तो बस यही कह रहा है, नो पर्सन लॉफुली नॉट लॉफुली परमिटेड टू शैल बिफोर टाइम फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन, वही प्रोक्योर नहीं करेगा, ठीक है, क्वेश्चन पेपर का OMR से कुछ छेड़ाछाड़ी नहीं करेगा, OMR की कॉपी नहीं करेगा, इम्पार्ट ऑफर टू इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन, नोज रीज़न टू बिलीव डाइवर्ट फ्रॉम बियरिंग अपॉन सच क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेगा, उसकी अनऑथराइज्ड पोजीशन नहीं रखेंगे, डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट से रिलेटेड कोई छेड़ाछेड़ी नहीं होगी। तो ये सेक्शन भी ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप पुराना वाला, इसीलिए अगर आपने नहीं पढ़ा है ना, अगर आप सीधा ये 2022 वाला एक्ट पढ़ रहे हो, तो मैं आपको पहले सलाह दूंगा कि 1992 वाला पढ़ लेना, मैंने उसमें ये चीज़ें कवर कर ली है, वो पढ़ लोगे तो ये सेक्शन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ये एक्ट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, प्रोहिबिशन टू एंटर एग्जामिनेशन सेंटर, ओके। देखो ये आपने सुना होगा ना, ये नो पर्सन हु इज़ नॉट इंटरेस्टेड एंगेज्ड, मतलब जो एग्ज़ाम नहीं करवा रहा है, जो जिसके पास एग्जामिनेशन की जिम्मेदारी नहीं है, उसके अलावा कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री नहीं लेगा। जैसे एग्जामिनेशन सेंटर्स में कौन हो गए, जो टीचर्स हो गए, ठीक है, बीच बीच में जो पुलिस की फ्लाइंग आती है, जो चेकिंग के लिए आता है, वो उनको अलाउ है क्योंकि वो ऑथराइज्ड पर्सन है।
उसके अलावा कोई भी पर्सन अलाउ नहीं है। एग्ज़ामिनेशन देने आए किसी के साथ साथ मेरे मम्मी आए, मेरे पापा आए, क्या उनको अंदर बुला ले? नहीं, वो अलाउ नहीं है कोई पर्सन। ये सेक्शन 7 है ना, सबको बाहर बिठाता है एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जो भी आए बाहर बैठिए आप, तो ये सेक्शन 7 है। ओके, जो सबको वेट कराता है एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर, ये याद रखना। नो प्लेस अदर देन एग्जाम सेंटर शैल बी इशूड फॉर पब्लिक एग्जामिनेशन। देखो, नो पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड एंगेज्ड, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग पब्लिक एग्जामिनेशन। मतलब जो कह रहा है, जो सेंटर अनाउंस कर दिया है कि भाई एक्स जगह पे एक्स स्कूल है, वहीं पर आपका सेंटर आया, तो जो एग्ज़ामिनर है ना, तो जो एक बार अनाउंस हो गया, ठीक है, उसके अलावा फिर वो बाद में प्लेस चेंज नहीं होगी, उसी सेंटर पर एग्ज़ाम होगा। ऐसा नहीं सेंटर आया एक्स प्लेस पे, एग्ज़ामिनर कह रहा है नहीं साहब वाई प्लेस पे एग्ज़ाम होगा। ये चीज़ ये मना करती है सेक्शन 8। ओके, आसान है यार, आप सबने एग्ज़ाम दिया है कभी ना कभी। आप तो खुद, मुझे पता है, ये 1.25 फॉरवर्ड करके देख रहे होगे कि यार इसमें समझने का क्या है। तो खैर मेरा काम है ये बताना, तो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, ये सेक्शन देख लो, ये अच्छा सेक्शन है। इसको है ना सुन करके है ना स्टूडेंट्स को थोड़ी राहत मिलती है, दिल को खुशी मिलती है, खुशी तो नहीं कहूँगा, थोड़ी राहत मिलती है। काफ़ी पेपर लीक वीक हो जाते हैं। तो देखो, वेन एवर एनी ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन हैज़ बिन कमिटेड बाय मैनेजमेंट और इंस्टीट्यूशन और LLP और अदर्स रिस्पॉन्सिबल, ये कह रहा है देखो एग्जामिनेशन हुआ, ओके, अब होगा कौन? एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाला एक मैनेजमेंट होगा कोई भी स्कूल कॉलेजेस का, ओके, और कैंडिडेट आएंगे। ये कह रहा है कि अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस हो गया, मान लो पेपर लीक हो गया, तो मैनेजमेंट में कौन जिम्मेदार होगा? अगर मैनेजमेंट की गलती हुई तो ज़रूरी थोड़ी हर बार कैंडिडेट ही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये सेक्शन 9 मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर रहा है। ओके, देखो ये क्या कह रहा है, एवरी पर्सन हु इज़ इन चार्ज, मैं शॉर्ट में लिख दिया है, आपको डायरेक्ट में बड़ा मिलेगा। एवरी पर्सन हु इज़ इन चार्ज एज वेल एज द मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप शैल बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। मतलब जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा था, तो वहाँ पे जो भी पर्सन इंचार्ज था वो तो लाइबल ही होगा। साथ में मान लो किसी कॉलेज में हो रहा था, एक्स कॉलेज में, तो वो पर्सन इंचार्ज था वो तो लाइबल होगा ही होगा। साथ में वो एक्स कॉलेज, कोई भी कंपनी जो भी एग्जामिनेशन के मैनेजमेंट के लिए है वो भी लाइबल होगा। ओके, बट ये लाइबल कब नहीं होगा? ये लाइबल कब नहीं होगा? व्हेन दी ऑफेंस वॉज कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज, उसे पता ही नहीं था या फिर उसने पूरी सावधानी बरती, उसके बाद भी ऑफेंस हो गया, तब ये लाइबल नहीं होगा। अब ये देखो, ये आपको कई जगह ये क्लॉज पढ़ने का, आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी, किसी भी कमर्शियल लॉ पढ़ोगे तो आपको मिलेगा। ये कह रहा है देखो, हैज़ बिन कमिटेड, अगर किसी ऑफेंस हैज़ बिन कमिटेड विद द कंसेंट, कन्वीनियंस, नेगलेक्ट ऑन द पार्ट ऑफ एनी पार्टनर, मैनेजर, सेक्रेटरी, अदर ऑफिसर, मैनेजमेंट on institution liability partners, such directors, partners, secretary officer shall also deem to be guilty। मतलब सबको लपेटे में ले लेता है ये कहने का इसका मतलब ये है, सब लाइबल हो जाएंगे। ओके, इसमें कुछ पढ़ाने लायक है नहीं। आपने ऑफेंसेस बाय कंपनीज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, अगर आप RGS के हो तो मेरे ख्याल से पढ़ा ही होगा आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, है ना। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन आई गेस 141 है वो, अब देख लेना, उसमें ये सब चीज़ें बातें आती हैं। और वैसे भी नहीं भी पढ़ा तो इसमें समझाने लायक है ही नहीं, ये समझ लो आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करता है। अब आ जाते हैं अपन इम्पोर्टेंट पार्ट पे, पेनल्टी एक्शंस क्या क्या ली जाएगी। देखो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है प्री से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लो आप इसको। खैर आएगा ही आएगा इससे। एक तो अनफेयर मीन्स बताया मैंने आपको, एक ये पेनल्टी का बता देता हूँ मैं। देखो अंडर सेक्शन 2F1 से रिलेटेड आपको जो 2F1 कौन सा था? एग्जामिनी वाला, जो मैंने आपको बताया था ना, वो एग्जामिनी वाला, कि अब मोबाइल यूज़ करते हो, कोई भी चिट ले आए, फर्रा लिया है, किसी पर्सन की मदद कर ली, तो उस केसेस में देखो क्या होगा, आपको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, फ़ाइन मिनिमम 1 लाख का तो लगेगा ही लगेगा, और अगर आपने फ़ाइन नहीं दिया तो आपको डिफ़ॉल्ट में 9 महीने की सज़ा हो जाएगी। ओके,
अब देखो इफ़ एनी पर्सन, ये 2F2 वाला केस जो उसका नेक्स्ट केस था, वो सब कुछ करता है तो उसमें उसको 10 साल से लेकर के लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा, फ़ाइन 10 लाख से लेकर के 10 करोड़ तक, सोचो बहुत ज़्यादा है। और अगर नहीं दिया फ़ाइन इनमें से कुछ भी तो 2 साल तक की सज़ा। ओके, ये यही जो मैं आपको कह रहा था ना, ये पोर्शन, ये इसमें पहले कम सज़ा थी, इसको 2023 में अमेंड करके सज़ा बढ़ा दी है। तो ये अमेंड हुआ है, ये पार्ट याद रखना, पूछ सकते हैं। अब देखो ये कहता है कोर्ट में एडिक्वेट और स्पेशल रीजंस है तो वो सज़ा 10 साल से कम भी दे सकता है कोर्ट। ओके, सिंपल, कुछ ज़्यादा इस पर समझाने, कुछ देखो अगर कोई डाउट हो ना तो नीचे कमेंट में लिख देना यार, ज़्यादा लोड नहीं लेना। और कभी कुछ ऐसा हो ना कि यार एक दो जगह मेरे से पढ़ा, मैं कहूँगा फिर से पढ़ो, एक बार फिर से पढ़ लेना, 2-3 जगह से। अगर वैसे ही छोटे मोटे एक्ट इनको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, समझ में कुछ कुछ चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी नहीं समझ में आया ना तो उनको छोड़ देना, सीधा सिंपल स्पष्ट बोलूँगा। ज़्यादा दिमाग लगाना भी हानिकारक होता है, एक लिमिट तक पढ़ना है, अपने को पढ़ना पूरा है। ओके, जितना हो सके आप 100% दे सकते हो तो आप अपना 101% देना है आपको। एग्जामिनेशन आजकल गवर्नमेंट एग्ज़ाम तो तभी क्लियर होंगे, लेकिन आपको लग रहा है कि मैंने मेरा बेस्ट दिया है और अब नहीं हो रहा तो फिर छोड़ देना। उसके बाद ये फिर दिमाग मत लगाना, ज़्यादा दिमाग लगाना भी ठीक नहीं है। जितना अपना अलाउ करता है, अपने से मेहनत हो पाती है एक करना, उसके आगे डिप्रेशन आता है, बहुत बुरा होता है। आप जितना हो उतना करना, उसके बाद छोड़ देना। ओके, चलो ये ज्ञान की बात है तो मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। अब आते हैं देखो सेक्शन 11 पे, डिबारमेंट ऑन कन्विक्शन। अब देखो कोई स्टूडेंट देने गया कैंडिडेट, मान लो उसने चीटिंग कर लिया, ये कह रहा है जब उसको कन्विक्ट हो जाएगा, याद रखना कन्विक्शन पे सीधा ऐसे नहीं, वहीं स्टूडेंट वहीं क्या बोलते हैं फैसला ले लिया टीचर्स ने कि आपको तो डिबार कर रहे हैं, नहीं, वो जब तक कोर्ट उस डिबार्ड कब होगा, यानी कन्विक्टेड, जब तक वो कन्विक्ट नहीं होता तब तक उसको डिबार नहीं किया जा सकता। तो पहले उसका कन्विक्शन ज़रूरी है, जैसे ही उसका कोर्ट के द्वारा कन्विक्शन हो गया तब उसको साथ में 2 साल तक के लिए डिबार कर दिया जा सकता है। मतलब फॉर 2 years यू विल बी नॉट बी अलाउड टू गिवन एनी एग्जामिनेशन। याद रखना 2 साल तक कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे फिर। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये अच्छा प्रोविज़न है, अटैचमेंट एंड कन्फिस्केशन। ओके, सेक्शन 12, एक मिनट, मैं सही हूँ ना, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, नहीं सही है। चलो अटैचमेंट एंड कन्फिस, देखो अटैचमेंट और कन्फिस्केशन के बीच में पता है आपको डिफरेंस? हाँ, कि सिर्फ पढ़ लिया और चलता है यार, कौन देख रहा है ना, छोड़ो सर आप तो पढ़ा दो क्या करना है। देखो ये जो प्रोसेस है ना, ये वाला 2 प्रोसेस है। आफ्टर कन्विक्शन जो ये कोर्ट के द्वारा है ना, तब तो होता है कन्फिस्केशन, और इस दौरान होता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इस दौरान होता है प्रॉपर्टी का अटैचमेंट। ओके, ये देखो ये अटैचमेंट हो जाएगा प्रॉपर्टी का। तो इन दोनों में, इसलिए यहाँ देखो जो भी लेजिस्लेशन ने वर्ड यूज़ किए हैं ना, दोनों का कोई मतलब निकलता है, एवे ही नहीं उनको अपनी तरह नहीं कि अपन LLB के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पेजेस यार अब पेजेस तो भरना ही है, कुछ भी लिख देते हैं, गंगाधारी शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है, नहीं, यहाँ जो ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं उनका अर्थ मतलब निकलता है। तो ये दोनों को अपने को ध्यान से देखना। अब देखो इसीलिए मैंने इनको 2 चीज़ में बाइफरकेट कर रखा है। ओके, चलो देखते हैं क्या है ये, क्या कहता है। देखो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और आफ्टर कन्विक्शन, इसमें क्या होता है, कोई भी ऑफिसर उसको रीज़न टू बिलीव कि ये जो इसकी जो प्रॉपर्टी उसने ऑब्टेन की है, फॉर एग्जांपल किसी ने रिश्वत पेपर लीक करने के लिए अलग अलग कैंडिडेट से, हर कैंडिडेट से मान लो 1-1 लाख रुपए ले लिए, उसके पास हो गए 10 लाख। अब वो प्रॉपर्टी उससे मान लो उसने कोई घर खरीद लिया, हाउस खरीद लिया, या मूवेबल इमूवेबल कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी उसके पास कैश ही क्यों ना हो, तो अब उस प्रॉपर्टी का क्या कर सकते हैं। तो ये वही चीज़ बता रहा है ये वाला कि ऑफिसर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन किसी भी ऑफिसर को लगता है रीज़न टू बिलीव
कि इसके पास ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रोसीड्स ऑफ अ क्राइम, प्रोसीड्स ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, तो क्या करेगा, पहले वो इन राइटिंग स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेगा, ठीक है। फिर अगला स्टेप क्या करेगा, प्रॉपर्टी सीज कर लेगा, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, और जो भी ऑर्डर की कॉपी है वो उस पर्सन को थमा देगा। ये होता है पूरा प्रोसीजर। और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शैल डूली इन्फॉर्म द डेजिग्नेटेड कोर्ट, ठीक है, विद इन 48 आवर्स, ये याद रख लेना, पूछ सकता है, प्री का क्वेश्चन है, ऑफ अ सीजर ऑफ अटैचमेंट ऑफ अ सच प्रॉपर्टी। जैसे ही सीज करने के 48 घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्ट को बताना ज़रूरी है। अब कोर्ट उसको या तो कर सकता है कंफर्म, ठीक है, कि नहीं साहब जो किया ऑफिसर ने सही किया, या फिर उसको कह सकता नहीं गलत किया, रिवोक कर सकता है। अब आफ्टर कन्विक्शन देखो कोर्ट क्या कर सकता है, डेजिग्नेट कोर्ट में जब जजमेंट देते समय ऑर्डर इन राइटिंग पास कर सकता है कि कोई भी ऑफेंडर की प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल हो उसको कन्फिस्केट कर लिया जाए। समझ रहे हो, तो ये सेक्शन 12 इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना अच्छे से। अब देखो लाइबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट अभी मैंने आपको बताया, तो मैनेजमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है, कोई भी पेपर लीक हो गया, कोई ऑफेंस हो गया जिसमें मैनेजमेंट की लाइबिलिटी बन गई है, तो उनको जो भी खर्चा है, कॉस्ट एक्सपेंडिचर जो भी हुआ देना पड़ेगा, डिटरमाइंड बाय डेजिग्नेटेड कोर्ट। कोर्ट कहता है कि आपको 10 लाख रुपए देने हैं, आपकी लापरवाही की वजह से एग्ज़ाम में गड़बड़ी हो गई तो 10 लाख देने पड़ेंगे मैनेजमेंट को। और एंड शैल बी, एक मिनट, एंड शैल बी, ये पढ़ो, एंड शैल बी बैंड फॉर एवर, मतलब अब वो एग्ज़ाम कभी नहीं करवा सकता है। तो कॉस्ट एक्सपेंडिचर एंड शैल बी बैंड फॉर एवर, ये 3 चीज़ें हो सकती है। अब देखो मोटा मोटी अपना ये मानो एक्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अब ये जो होने वाले हैं ये सब प्री वाले सवाल होने वाले हैं। मिसलिनियस फटाफट पढ़ लेते हैं। ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल, तो इससे स्ट्रिक्टनेस पता चलती है इस एक्ट की कि भाई कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है। ओके, समझ गए। इन्वेस्टिगेशन कोई भी इस ऑफेंस में कोई भी होता है तो जो एएसपी रैंक का होता है अधिकारी, उस या तो एएसपी रैंक का अधिकारी इन्वेस्टिगेशन करेगा या फिर इससे सुपीरियर रैंक वाला ही इन्वेस्टिगेशन करेगा, इससे नीचे अलाउ नहीं है। केसेस टू बी ट्रायल बाय द डेजिग्नेटेड कोर्ट, अब कोर्ट बनेंगे सीआरपीसी के तहत। और एनी अदर फॉलोइंग ऑफेंसेस, जो इस एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंस होने के लिए समझ लो एक स्पेशल कोर्ट बन सकते हैं जिसको ये कह रहे हैं डेजिग्नेटेड कोर्ट। अब जो ये कोर्ट होंगे वो कोर्ट ऑफ सेशंस कैटेगरी के होंगे और जो इस्टेब्लिश किए जाएंगे चीफ जस्टिस, स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी, किससे, कंसल्टेशन लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान से, ठीक, सीजे ऑफ राजस्थान, स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करेगी और सेशन कोर्ट के लेवल के ये कोर्ट होंगे जहां इस एक्ट में जो भी ऑफेंस होंगे उससे रिलेटेड कार्रवाई की जाएगी। एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ, किसी और को एक्ट किसी और दूसरे लॉ को ये डेरोगेट नहीं करता। ओके, सिंपल सा मतलब है। पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा। पावर टू मेक रूल्स कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा। और ये जो संवैधानिक प्रक्रिया कॉन्स्टिट्यूशनल जो होती है कि भाई आपको कोई भी रूल बना तो असेंबली में रखना पड़ता है सेशन में और वो वहाँ से पास कराना रहता है, तो ये वही चीज़ है, हर एक्ट में आपको मिलेगा लास्ट में जो भी आप पढ़ोगे। अब देखो कुछ कुछ डेफिनेशंस छूट गई है ना, ये नहीं कहो आपके सर ठीक है रटना नहीं है समझना है, आपने बाइफरकेट भी कर दिया, उस चक्कर में आप तो पतली गली से निकल ली और आपने डेफिनेशन छोड़ दिया। ठीक है, तो देखो लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ सारी डेफिनेशंस, कुछ तो मैं कवर कर चुका हूँ, जैसे 2B पढ़ लिया अपन ने, ओके, 2F पढ़ लिया अपन ने, 2E पढ़ लिया अपन ने। अब देखो कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन। पब्लिक कंडक्ट का मतलब क्या है, देखो इस प्रक्रिया में सब कुछ इंक्लूड है, पेपर बनाना, प्रिंट करना, सुपरवाइज करना, कोडिंग करना, प्रोसेसिंग करना, पेपर स्टोर करना,
ट्रांसपोर्टेशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, एग्ज़ाम होने के बाद आंसर शीट, OMR शीट, फिर रिज़ल्ट, इवैल्यूएशन, डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट। तो ये स्टार्ट से लेकर के एंड तक जो भी स्टेप्स होते हैं वो सारी प्रक्रिया आती है कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन। इस दौरान में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो वो ऑफेंस माना जाएगा। किसी भी स्टेज पर पेपर लीक हो गया, चाहे वो प्रिंटिंग के समय ही किसी ने पेपर ले लिया हो, ओके, या OMR शीट भरने के बाद रिज़ल्ट में कुछ हेरा फेरी हो गई हो, 5वां गोला याद रखना। ठीक है, तो ये याद रखना कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन, ये ए से लेकर के ये पूरी प्रक्रिया, इस दौरान सारे स्टेप है उसमें सब आते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर मीन्स एनी इंस्टीट्यूशन देयर ऑफ फिक्स्ड प्लेस फॉर होल्डिंग पब्लिक एग्जाम एंड इंक्लूड्स द एंटायर प्रीमिसेस अटैच्ड देयरटू। मीन्स ये कह रहा है कि एग्जामिनेशन सेंटर ऐसा नहीं साहब, ये एग्जामिनेशन सेंटर आया, मेरा रूम, मान लो यहाँ इतने सारे रूम हैं, 3 रूम है, मेरा इस रूम में सेंटर आया तो मेरा एग्जामिनेशन सेंटर ये नहीं, ये तो आपका रूम है ही, इसके साथ में मान लो ये कहीं पर भी सेंटर आया, ये ग्राउंड है, ये भी एग्जामिनेशन सेंटर की परिभाषा में आता है, ओके। यहाँ कोई टॉयलेट वॉशरूम है, ये भी आता है, यहाँ कोई रूम बनाए हैं, तो ये पूरा एग्ज़ाम, ये गेट है, तो ये पूरा प्रीमाइसेस है ना, ये पूरा आता है इसकी डेफिनेशन में, एग्जामिनेशन सेंटर की डेफिनेशन में। ठीक है, ये ज़रूरी है, जानबूझ करके ये लोग रखते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। एग्जामिनी, समझ लो कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देने जा रहा है, मीन्स अ पर्सन हु हैज़ बीन ग्रांटेड परमिशन अथॉरिटी टू अपीयर इन पब्लिक एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन ऑथराइज टू एक्ट एज ए स्क्राइब। मतलब जो स्क्राइब वाले हैं ना, कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देने आ रहे हैं वो तो है ही, और एक फॉर्म भरता है तो आपने देखा होगा, जो स्क्राइब कैंडिडेट होता है ना, जो एक मतलब फॉर एग्जांपल ब्लाइंड के लिए होता है ये, तो उनका जो एग्ज़ाम में साथ में आते हैं ना, जो क्वेश्चन पेपर उनका लिखते हैं, ब्लाइंड तो कैसे लिखेंगे, तो जो एक पर्सन आता है वो भी एग्ज़ामिनी ही आता है, जो वो स्क्राइब वाला होता है, जो लिखने आता है उस ब्लाइंड का एग्ज़ाम, ब्लाइंड कैंडिडेट का, तो वो भी इसके डेफिनेशन में इंक्लूड है। पब्लिक एग्जामिनेशन बता दिया मैंने आपको, अनफेयर मीन्स बता दिया, नीचे कुछ है नहीं ये। तो देखो ये हो गया अपना एक्ट कंप्लीट। तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर ये दो तो पढ़ाई दो आप, तो मैंने सोचा ठीक है मैं बता देता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके स्क्रीनशॉट लेते रहना और करते रहना। ओके, चलो टिल देन टेक केयर, गुड बाय।